नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनमें आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है प्रयोजन मूलक हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम इस टॉपिक का अभ्यास करने वाले हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, या तो सूचना प्रौद्योगिकी किससे कहा जाता है। आज के ज़माने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का ही बोलबाला है। तो देखते हैं कि सूचना का अर्थ क्या होता है। सूचना का अर्थ है जानकारी या तो ज्ञान, तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है तकनीकी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है जानकारी या ज्ञान की तकनीकी। सूचनाएं आंकड़ों के संसाधन से प्राप्त होती है तथा आंकड़ों का भंडार, पुनः प्राप्ति, सुधार और संसाधनगत कार्य इसके अंतर्गत आते हैं तथा इनका उपयोग विशिष्ट प्रयोजन मूलक क्षेत्र के कार्य हेतु भी किया जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के कुल 3 घटक की हम बात करें तो सूचना यानी इंफॉर्मेशन, डेटा यानी आंकड़े और ज्ञान यानी नॉलेज, इन सब तीनों घटक महत्वपूर्ण है, जिनके विविध उपादान के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस टॉपिक में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपादानों का हम अध्ययन करेंगे, जिनमें हमारा सबसे पहला उपादान है कंप्यूटर, जिनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी देखते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण उपादानों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में सगणक यंत्र भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर को देखें तो यह आज बहुत ही विकसित हो गया है। इस प्रकार कंप्यूटर हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग बन गया है और आज के समय में हम देखें तो हमारे हर कार्य कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही तेजी से हो रहे हैं। जिनमें उनके बारे में हम जानकारी देखें तो कंप्यूटर को दिमाग का मशीन रूप भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप हम देखें तो मूलतः गणना करने वाली मशीन के रूप में ही था, लेकिन अब इससे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, आंकड़े, संख्याओं और चित्रों की सूचनाओं को उसके स्मृति कोश में संचित भी किया जाता है और इस प्रकार यह अपने आधुनिक रूप में जटिल से जटिल काम कर सकता है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साधन माना गया है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्षमता है तेज गति से कार्य करना, उसमें निश्चितता भी लाना। तो आमतौर पर हम जिन कंप्यूटर को देखते हैं उन्हें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब ये छोटे छोटे रूप में भी हमारे सामने आने लगे हैं। आज के समय में आप देखेंगे तो कई तरह के आधुनिक कंप्यूटर भी हम देखते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं। लैपटॉप यानी ऐसा छोटा सा कंप्यूटर जिसे आप साथ लेकर भी कहीं भी जा सकते हैं और अपनी गोद यानी लैप पर रख कर भी काम कर सकते हैं। तो उनके अलावा पाम टॉप कंप्यूटर इससे भी छोटा होता है और इसे आप अपनी हथेली यानी पाम पर रखकर भी काम कर सकते हैं। तो जिस तरह आधुनिक समय बढ़ रहा है, जिसमें हम कंप्यूटर में भी उनके कई आविष्कार देख रहे हैं। कंप्यूटर एक तरह से दिमाग का मशीनी रूप है जो हमारे हर तरह के कार्य को बहुत तेजी से कर देता है। इस तरह आज के वर्तमान समय में हम देखें या तो आने वाले भविष्य के समय में हम बात करें तो कंप्यूटर हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पाम टॉप में हालांकि पीसी जितने फीचर नहीं होते हैं, लेकिन इनका और भी विकास जारी है। आज के समय में हम देखें तो कई ऐसे आधुनिक कंप्यूटर मौजूद है जिनके जरिए आप कहीं पर भी जाएं तो अपने साथ ऐसे पाम टॉप या लैपटॉप अपने साथ ले जा सकते हैं और अपना कार्य कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के हर कार्य को आसान बना देता है, यानी तेज गति से और निश्चितता पूर्ण उनके कार्य को पूर्ण कर देता है। इस तरह हम कहें तो आधुनिक समय में वे जटिल से जटिल काम को सरलता से कर सकता है। इस तरह मनुष्य के जीवन में कंप्यूटर एक अपना अलग ही महत्व रखता है और वे उनके जीवन का एक सबसे बड़ा अंग भी माना गया है। कंप्यूटर के बारे में अधिक जानकारी भी आप जानते हैं। आज के वर्तमान समय में आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर जो है वो अपना एक अलग ही अद्भुत कार्य कर रहा है और मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गया है।
इस तरह हम कंप्यूटर को एक महत्वपूर्ण उपादान भी कह सकते हैं। तो उनके बाद है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है या तो हार्डवेयर किसे कहा जाता है, इनके लिए हमें एक एक मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम जानकारी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ही प्रचलित शब्द है। ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग माने गए हैं। तो हम देखते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर का मतलब हम मशीन से लगा सकते हैं, जिसमें मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन, एकत्र माउस और मुद्रिक शामिल है। तो सॉफ्टवेयर कई तरह के प्रोग्राम का सेट होता है। हमें परीक्षा में एक एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है कि हार्डवेयर किसे कहा जाता है या तो सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। तो हार्डवेयर का मतलब एक मशीन से हम कर सकते हैं, जिसमें मॉनिटर होते हैं, कुंजी पटल यानी हम कहें तो कीबोर्ड होते हैं, केंद्रीय संसाधन आंकड़े होते हैं, माउस होते हैं, मुद्रक भी शामिल है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कई तरह का प्रोग्रामिंग सेट होता है जो कंप्यूटर का काम करने योग्य बनाता है। सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो वह क्या होता है? कंप्यूटर को काम करने के योग्य बनाता है। वास्तव में कंप्यूटरों को स्मृति में आंकड़े और प्रोग्राम को संचित किया जाता है। प्रोग्राम एक विशिष्ट क्रम में जरूरी आदेशों की पूरी श्रृंखला है। विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विकसित प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर माना गया है। तो सॉफ्टवेयर मुख्य तरह दो तरह के होते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड देकर अपनी मर्जी से भी काम ले पाते हैं। जिसमें दो प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें परीक्षा में यह भी एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर की मुख्य दो तरह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध डांस, विंडोज, यूनिक्स आदि प्रणाली से होता है। इनमें फोर्टान, कोबोल, बेसिक, पास्कल आदि में प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। तो प्रयोग की प्रकृति के आधार पर पुस्तक प्रकाशन, शब्द संसाधन, आंकड़ा संसाधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों का अनुयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। इस तरह हम कहें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग माने गए हैं, जिनके द्वारा हम कहें तो हमारे कंप्यूटर को एक तरह से कंप्यूटर के प्रोग्राम का एक तरह से सेट होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। तो इनके बाद हम देखने वाले हैं फ्लॉपी, यानी फ्लॉपी किसे कहा जाता है। पहले हमने कंप्यूटर के बारे में देखा, उनके दो अंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में देखा। अब हम जानते हैं फ्लॉपी के बारे में, यानी फ्लॉपी किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में हम डाटा यानी आंकड़े एकत्र करते हैं या उन पर काम करते हैं। आप देखेंगे तो कंप्यूटर में डेटा यानी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उन पर हम हमारे कार्य भी करते हैं। फ्लॉपी डिस्क इन आंकड़ों और सूचनाओं को क्या करते हैं? एकत्र करने का काम करता है। एक तरह से हम इसे डिजिटल फाइल भी कह सकते हैं। यह बाजार में बहुत ही सस्ती रूप में मिल जाती है और एक कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर देख सकते हैं। आज के समय में आप पेन ड्राइव के रूप में काम करते हैं, या तो पेन ड्राइव जिस तरह से जो कार्य करता है, पहले के समय में वे फ्लॉपी कार्य करती थी, जो बहुत ही सस्ते रूप में हमें बाजार में भी मिल सकती है। हम कहें तो एक कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर इसे देख सकते हैं। आज के समय में जो कार्य हमारे पेन ड्राइव करते हैं, जो पहले के समय में पेन ड्राइव नहीं थे, उस वक्त फ्लॉपी यह कार्य करता था। इस तरह फ्लॉपी का एक अपना अलग ही महत्व है। उनके बाद हम देखेंगे सीडी रोम। सीडी रोम किसे कहा जाता है? तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। हम एक मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है या तो उनका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, यानी ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें काफ़ी अधिक सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। इस छोटी सी डिस्क के नाम में रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ा है। इसका मतलब है कि इसमें एकत्र सूचनाओं को कंप्यूटर पर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। फ्लॉपी की तरह इसमें आप अपने कंप्यूटर से सूचना एकत्र नहीं कर सकते। लगभग 2 दशक पहले जब पहली बार इन्हें बनाया गया,
बनाया गया था तो इसका आकार 12 इंच हुआ करता था, लेकिन अब यह 12 सेमी की छोटी डिस्क भी हमें प्राप्त होती है। पहले के समय में सीडी रोम में हम क्या कर सकते थे, कोई भी सूचनाओं को एकत्र कर हम कंप्यूटर में देख सकते थे। फ्लॉपी में जिस तरह हम सूचनाएं या तो आंकड़े एकत्र करके दूसरे कंप्यूटर में देख सकते थे, ऐसा इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें कई सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। तो उनके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का नाम आप सब लोगों ने सुना है, जो आज के वर्तमान समय में सभी क्षेत्र पर इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कार्य हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी तरह की सूचनाओं को जान सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से हम कहें तो इंटरनेट आज मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन गया है। आज के युग को इंटरनेट का युग भी कहा जाता है। क्यों इसे इंटरनेट का युग कहा जाता है? तो इंटरनेट दुनिया भर में फैले कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क है। यह स्वयं अपने आप में एक दुनिया है जो हमें किसी भी तरह की जानकारी को प्राप्त करा सकता है। इस तरह हम इनके बारे में अधिक जानकारी देखें तो आज के युग को इंटरनेट का युग कहा जाता है, और इसकी वजह से सूचना के आदान प्रदान ने क्रांति का रूप ले लिया है। यह दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क है। इस नेटवर्क को तैयार करने के काम में सैटेलाइट, ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन आदि की मदद भी ली गई है। इंटरनेट खुद एक तरह की अपनी दुनिया है जहां हर मसले पर सूचनाएं उपलब्ध है। आज आप देखेंगे, आपको कोई भी क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो आप तुरंत इंटरनेट के माध्यम से उसे जान सकते हैं। तो इस तरह इंटरनेट जो है वह मनुष्य के लिए सूचनाओं को प्राप्त कराने का एक सबसे बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपादान माना गया है। लेकिन इस पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं का कोई भी दबाव नहीं है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कुछ समय पहले तक हमें कंप्यूटरों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब तकनीकी क्रांति के साथ मोबाइल फोन, टेलीविज़न जैसे उपकरणों पर भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट ने सूचना हासिल करना और भेजना इतना आसान बना दिया है कि इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीकी क्रांति भी कहने लगा है। इस तरह हम कहें कि इंटरनेट मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जो मनुष्य को किसी भी तरह की सूचना या तो जानकारी को प्राप्त कराने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल तेजी सूचनाओं को देने का एक अच्छा माध्यम माना गया है। इस तरह हम कहें तो इंटरनेट बहुत ही उपयोगी है। भविष्य के समय में हम बात करें, यदि भविष्य में भी इंटरनेट के जरिए हम कई अच्छी जानकारियों को प्राप्त भी कर सकते हैं और हमारे कार्य को आसान बना सकते हैं। उनके बाद है इंट्रानेट। इंट्रानेट किसे कहते हैं उनके बारे में हम जानकारी देखें तो इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जाल है। तो इंटरनेट इसका छोटा रूप माना गया है। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों को जो अपनी आपसी नेटवर्क होता है उसे ही इंट्रानेट कहा जाता है। इंटरनेट जो होता है वह कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जाल है और इंटरनेट है वो उनका छोटा रूप माना जाता है। सरकार और कंपनियां अपने विभिन्न ऑफिसों का या तो अपने आपसी कार्य के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। वही इंटरनेट क्या है, किसी खास संस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त किया गया है। इंटरनेट क्या है, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आप जोड़ सकते हैं। परंतु इंटरनेट क्या है, कोई कंपनी या तो कोई संस्था अपने आपसी कार्य के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं ताकि वे अपने कोई भी कार्य को गुप्त रख सके और अपने फाइल या तो अपने कई महत्वपूर्ण कार्य को गुप्त रखकर अपना कार्य आसान कर सके। इस तरह हम कहें तो इंटरनेट है वह किसी खास संस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका प्रयोग किया गया है। उनके बाद है www, जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी दुनिया भर में फैला जाल। हमें एक मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि www किसे कहा जाता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर यह हमें अपनी पसंद की साइट पर तक पहुंचा देता है और इस समय इंटरनेट पर हजारों ऐसे वेब सर्वर हैं। वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया रूप में होती है।
यानी कि इसमें हम चीज़ें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को सामान्यतः हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट कई तरह के वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला रूप है और इसे और अधिक व्यापक भी है। इस तरह www को हम कहें तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, जो दुनिया भर में फैला हुआ जाल है। तो उनके बाद आता है ईमेल। ईमेल का नाम आप सबने सुना है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना भेजने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम माना गया है। पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। सबसे विशेष बात यह है कि आपका संदेश पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है। इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे अधिक योगदान रहा है और इंटरनेट सर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का ही इस्तेमाल करते हैं। कई वेबसाइटें मुफ्त ईमेल सेवा भी पेश करती है, तो इसके अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान भी बनाते हैं और उस खास साइट पर आपके पते यानी पहचान पर संदेश भी भेज सकते हैं। विश्व में कहीं कहीं से और किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट तक पहुंचकर आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ईमेल के साथ आप चित्र और आवाज़ वाली फाइल भी भेज सकते हैं। इस तरह हम कहें तो रोजाना के कामकाज के अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों में भी ईमेल का अपना एक अलग महत्व बढ़ गया है। आज आप कंप्यूटर या तो मोबाइल दोनों जरिए से ईमेल भेज सकते हैं। पहले के समय में सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से ही यह इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का जरिया था, लेकिन आज आप मोबाइल के जरिए से भी ईमेल का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो उनके बाद है HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारे लिए एक मार्क्स का प्रश्न भी है। वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा पेश करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक तरह की कंप्यूटर की जुबान है। हम कंप्यूटर में या तो वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी डेटा पेश करने के लिए HTML कंप्यूटर की जुबान का प्रयोग किया जाता है। उनके बाद है HTTP। HTTP का अर्थ क्या होता है, या तो हम कहें HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब से डॉक्यूमेंट मंगाने या तो भेजने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी वेबसाइट के पते पर 222 से पहले लिखा जाता है। इस तरह हम कहें तो कंप्यूटर का यह एक अच्छा कार्य रूप प्रयोग है। उनके बाद हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है, तो यह दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने में हमें मददरूप होता है। किस तरह का यह मददरूपी कार्य है, तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने में हमारे लिए मददरूप कार्य करता है। उनके बाद है ब्राउज़र। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। ब्राउज़र क्या है, तो वे एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। नेटस्केप, नेविगेटर, एक्सप्लोरर इसके मुख्य उदाहरण हैं। जब हम अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र से चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो इंटरनेट से भी जुड़ जाते हैं। इस तरह ब्राउज़र जो है वह कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ एक नेटवर्क माना गया है। उनके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन के जरिए हम किसी भी साइट पर तुरंत ही पहुंच सकते हैं या तो किसी भी प्रकार की जानकारी को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट सूचना का यह एक सागर है, लेकिन इस सागर में से मनमाफिक जानकारी हम बात करें तो इंटरनेट क्या है, सूचना का एक सागर है, लेकिन इस सागर में से मनमाफिक यानी हमारी मनपसंद जानकारी ढूंढना बहुत ही कठिन काम हो सकता है। लेकिन सर्च इंजन जो है, इस नाम की सुविधा इस काम को आसान बना देती है। लगभग सभी वेबसाइटों में सर्च इंजनों की सुविधा होती है, लेकिन कुछ ऐसी खास वेबसाइट भी है जो सर्च इंजन का काम करती है, जिनमें गूगल, लाइकोस और आस्क प्रमुख है। सर्च इंजन में आपको जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे संबंधित शब्द लिखने होते हैं और वह पलक झपकते ही वर्ल्ड वाइड वेब से सारी जानकारी की खोज निकाल देता है। इस तरह हम हमारी मनपसंद जानकारी को कुछ क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह सर्च इंजन जो है वह इंटरनेट सूचना का
ये इंटरनेट सूचना में जानकारी प्राप्त करने में हमारी सबसे अधिक सरलता से मददरूप करने वाला एक माध्यम है। उनके बाद है ई कॉमर्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कारोबार करना आज संभव हो गया है। इसमें अब तक सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पैसे का भुगतान किस तरह किया जाए, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर नाम की तकनीकी से इसे अब संभव करना मुमकिन हो गया है। ई कॉमर्स दो तरह का होता है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और इसके अंतर्गत दो कंपनियां आपस में क्या करती है, कारोबार करती है। तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। इसके तरह कंपनियां इंटरनेट के जरिए आम लोगों को सामान बेचती है। ई कॉमर्स जो है वह आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का कार्य करता है और इसके जरिए व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया है। पहले के समय में इस तरह का व्यापार करने से प्रश्न यह होता था कि पैसे को किस तरह ऑनलाइन भुगतान कर सके, परंतु आज के आधुनिक समय में इस तरह की उपलब्धियां हासिल है जिनके द्वारा हम इन सभी तरह की समस्याओं से भी लड़ सकते हैं। तो हम कहें कि ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कारोबार को संभव करने के लिए उपयोगी हो गया है, जिसमें दो तरह के कार्य है कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। इनमें क्या होता है, दो कंपनियां अपने आपस में कारोबार करती है। तो B2C क्या होता है, जिसमें बिजनेस टू कस्टमर यानी कंपनियां इंटरनेट के जरिए आम लोगों को सामान बेचती है और अपनी कमाई करती है। उनके बाद है ब्रॉडबैंड। अब हम जानते हैं ब्रॉडबैंड के बारे में, वह क्या कार्य करते हैं। ब्रॉडबैंड एक बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बड़े स्तर पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, वह भी तेजी के साथ। तो इस प्रकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है, एक साथ बड़ी मात्रा में भिन्न प्रकार के सिग्नल्स को एक साथ भेजने और प्राप्त करने को ही ब्रॉडबैंड कहा जाता है। इसके द्वारा हम बहुत तेजी से इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे। डिजिटल और फाइबर ऑप्टिक की मदद से ब्रॉडबैंड का सपना पूरा हो पाया है। समूचे विश्व में यानी पूरे विश्व में इस समय इस दिशा में काम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंटरनेट से आने वाली सूचनाओं को अधिक तेजी से कंप्यूटर या फिर अन्य मशीनों पर हासिल किया जा सकेगा। विशेष रूप से चित्रों और आवाज़ वाली फाइलों को अभी इंटरनेट से कंप्यूटर पर लेने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन ब्रॉडबैंड इस काम को आसान बना देता है। यानी विशेष रूप से हम कहें तो चित्रों और आवाज़ वाली फाइलों को अभी इंटरनेट से कंप्यूटर पर डाउनलोड करने में जो समय लगता था, ब्रॉडबैंड के जरिए यह काम बहुत ही आसान हो गया है। ब्रॉडबैंड की तेजी को देखते हुए इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। तो उनके बाद है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, वह क्या कार्य करता है? तो यह किसी नेटवर्क कनेक्शन की क्षमता होती है। इस क्षमता से पता चलता है कि उस नेटवर्क में डाटा का प्रवाह कितनी गति से हो रहा है। जितनी अधिक बैंडविड्थ होगी, इंटरनेट आदि से डाउनलोड भी उतनी ही तेजी से किया जा सकेगा। बैंडविड्थ नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की अधिकतम डेटा ट्रांसफर का वर्णन करता है। यह मापता है कि किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट कनेक्शन पर कितना डेटा भेजा जा सकता है। बैंडविड्थ किसी दिए पथ पर डेटा ट्रांसफर की अधिकतम दर है। बैंडविड्थ को नेटवर्क बैंडविड्थ, डेटा बैंडविड्थ या डिजिटल रूप में भी दिखाया जा सकता है। तो उनके बाद का हमारा उपादान है वायरस। यह एक तरह घुसपैठिया कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वायरस के बारे में आप जानते हैं कि यह क्या होता है, एक तरह से घुसपैठिया है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क या फिर कंप्यूटर पर आकर ऑपरेटिंग सिस्टम को तबाह कर देता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो नुकसान का कारण बनने के लिए डिजाइन किया गया है। वायरस व्यक्तिगत जानकारी चुराने के उपरांत कई तरह के नुकसान भी पहुंचाता है।
यह संक्रमित रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस जैसे माध्यम से भी फैल सकता है। एक बार वायरस कंप्यूटर को संक्रमित करने के बाद अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर को संक्रमित कर सकता है, कनेक्शन या एप्लीकेशन को तबाह कर सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना नकारात्मक कार्य करता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको माध्यम बनाया जाता है। यह टेलीफोन लाइन या फिर फ्लॉपी या डिस्क के जरिए घुसपैठ करता है। आजकल ईमेल के जरिए वायरस भेजे जाने लगे हैं। तो पिछले दिनों आई लव यू वायरस के जरिए कुछ हैकरों ने दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टमों को तबाह कर करोड़ों नुकसान पहुंचाया था। इस तरह हम कहें तो वायरस एक तरह का ऐसा घुसपैठ या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के सभी तरह के प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। यानी सभी तरह के वेबसाइटों में घुसकर वे क्या करता है, सभी सॉफ्टवेयर के कार्य को तमाम कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। इस तरह से वायरस दुनिया भर में हम कहें तो वायरस कंप्यूटर का एक ऐसी डिजाइन तैयार किया गया है जो क्या करता है, सभी तरह के जानकारी चुरा कर नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है और कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना नकारात्मक कार्य कर उनके सभी कार्यों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। उनके बाद का टॉपिक है हमारा ISP। ISP क्या है, उनके बारे में हम जानकारी देखें तो इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, यानी वह कंपनी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। ये कंपनियां ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोनी लाइन या फिर केबल के जरिए अपनी सेवा उपलब्ध कराती है। अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक प्रचलित था, लेकिन अब ऑप्टिक फाइबर और केबल के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने लगे हैं। इस सेवा के लिए ISP प्रति घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन कई ISP ने फ्री सेवा भी शुरू की है। उनकी आय के स्रोत इंटरनेट सेवा के साथ आने वाले विज्ञापन होते हैं। इस प्रकार ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता संगठन है। यह उपयोगकर्ता तक पहुंचने का उपयोग कर इंटरनेट के लिए सेवा प्रदान करता है। तो उनके बाद का हमारा टॉपिक है ASP। ASP का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड, यानी ये इंटरनेट और उससे जुड़े कारोबार की ज़रूरतों के अनुरूप सॉफ्टवेयर आदि तैयार करते हैं। ई-कॉमर्स की दुनिया में इनकी ज़रूरत रोज बढ़ती ही जा रही है। तो उनके बाद अब हम देखते हैं 3G और 4G फ़ोन। आज के वर्तमान समय में आप देखेंगे तो इनके आगे भी इनमें कई विकास हो रहा है, जिसमें हम देखें तो आजकल जिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है वह दूसरी पीढ़ी का है, लेकिन अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के मोबाइल फ़ोन विकसित करने की दिशा में और भी अधिक कार्य होने लगा है। इन सेल फोन की विशेषता यह है कि उनमें हम PC की तरह इंटरनेट देख सकेंगे। मल्टीमीडिया संदेश भेजना भी आसान हो जाएगा और सूचना भेजने की रफ्तार बहुत तेज़ी से हो जाएगी और इनमें कई तरह के नए नए प्रोग्राम भी ऐसे मौजूद होंगे जिसकी वजह से हमारा कोई भी कार्य बहुत ही तेज़ी से सरलता से पार हो सकता है। इस तरह वर्तमान समय में या तो आने वाले भविष्य में हम देखें तो ऐसे सेल फोन के जरिए कई कार्य आगे बढ़ रहे हैं या तो इनमें विकास का दौर भी आगे बढ़ रहा है। उनके बाद हमारा है वेब। वेब किसे कहा जाता है, तो वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल वह तकनीक है जिनसे हम मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट भी देख सकते हैं। इन मोबाइल उपकरणों में सेल फोन, पाम टॉप, डिजिटल डायरी आदि भी शामिल है। तो अभी वेब की मदद से हम सिर्फ टेक्स्ट इंटरनेट यानी बिना चित्रों वाला इंटरनेट देख पाते हैं, परंतु उनके बारे में हम अधिक जानकारी कहें तो वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का समूह है जिसका प्रयोग सूचना या इंफॉर्मेशन को मोबाइल वायरलेस नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में कहें तो वेब एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि हमें मोबाइल फ़ोन के द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। पहले जब वेब डिवाइस का निर्माण हुआ था तो ये केवल कंप्यूटर तक ही सीमित था
परंतु अब इसके द्वारा मोबाइल से इंटरनेट का उपयोग भी किया जा सकता है। हम इंटरनेट से कनेक्ट रहने के लिए कंप्यूटर से उपरांत वेब के द्वारा मोबाइल से ईमेल चेक कर सकते हैं। वेब की विशेषता यह है कि यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट भी करता है। तो उनके बाद हम जानते हैं एसएमएस और ईएमएस। जिस तरह इंटरनेट पर ईमेल के जरिए संदेश भेजते हैं, उसी तरह मोबाइल फ़ोन से छोटे छोटे लिखित संदेश भी किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन पर भेजे जा सकते हैं, जिन्हें हम एसएमएस के रूप में जानते हैं। इन संदेशों को एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस के रूप में भी पहचाना जाता है। दुनिया भर में एसएमएस काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इनके आकार की सीमा निर्धारित होती है। इसके अधिक करने के लिए एक्सटेंडेड मैसेज सर्विस यानी ईएमएस विकसित किया गया है और उन पर अधिक कार्य भी हो रहा है, जिससे लंबे संदेश जिनमें चित्र और संगीत वाली फाइल भी शामिल होती है जो भेजी जा सकती है। इस तरह एसएमएस ने एक अपनी अलग ही दुनिया बनाई रखी है, जिनके द्वारा हम कोई भी मैसेज शॉर्ट रूप में भी भेज सकते हैं। इनके बाद है इंटरनेट टेलीफोनी। कुछ साल पहले जब हम टेलीफोन का उपयोग करते थे, तब कुछ ही मिनटों के उपयोग पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन इंटरनेट की दुनिया की अगली क्रांति इंटरनेट टेलीफोनी होगी। इसके जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल टेलीफोन की तरह किया जा सकेगा। आज हम वर्तमान समय में देखें तो व्हाट्सएप या तो इंस्टाग्राम के जरिए इन सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इससे टेलीफोनिक कॉल पर आने वाला भारी खर्च भी बच सकता है। कुछ पश्चिमी देशों में तो इनका प्रचलन लोकप्रिय भी हो गया है, लेकिन आज हम हमारे भारत देश में भी देखें तो कई ऐसे इंटरनेट टेलीफोनी है जिसके द्वारा हम कम खर्चों में फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। इसमें वॉइस ऑन इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो कई देशों में परंपरागत टेलीफोनी कंपनियों ने इसके खतरे को भांपते हुए इसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये असफल रही है। तो उनके बाद हम देखते हैं सर्वर के बारे में। सर्वर एक ऐसा शब्द है जो कंप्यूटर क्षेत्र में हमेशा सुनाई देता है। सर्वर नाम के शब्द सर्व से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ है परोसने वाला। वास्तव में यह उपयोगकर्ता के अनुरोध पर उनके लिए वेब पेज को सर्व करता है। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको उनको स्टोर करने के लिए ऐसी जगह की आवश्यकता होगी जो इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हुई हो। इसी जगह को नाम दिया गया है सर्वर। सभी वेबसाइट किसी न किसी तरह के सर्वर का उपयोग ही करती है। यह किसी नेटवर्क का ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास काम की जिम्मेदारी संभालता है। तो उदाहरण के लिए अगर किसी नेटवर्क में प्रिंट सर्वर है, तो यह नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों के प्रिंट निकालने संबंधी काम की देखरेख भी करेगा। इस तरह हम कहें तो सभी वेबसाइट किसी न किसी तरह के सर्वर का उपयोग करती है। उनके बाद का हमारा उपादान है फैक्स। फैक्स कम्युनिकेशन की दुनिया का एक ऐसा आविष्कार है जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के पास टेलीफोन मशीन के द्वारा भेज सकते हैं। इसकी मशीन को फैक्स मशीन कहा जाता है। इससे हमारे डॉक्यूमेंट काफ़ी कम समय में सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और इससे खर्चा भी काफ़ी कम आता है। फैक्स मशीन एक ऐसा माध्यम होता है जो डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने में मददरूप होता है। फैक्स भेजने के लिए सामने वाले व्यक्ति के पास भी फैक्स मशीन या अन्य साधन होना जरूरी है, ताकि इसके जरिए हम फैक्स को प्राप्त कर सकें। तो इसे फैक्सिमाइल भी कहते हैं। यह रेडियो तरंगों या फिर टेलीफोन लाइनों से लिखित जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसे उसी स्वरूप में हासिल करना संभव बनाता है। साधारण फैक्स मशीन से जब सूचना भेजी जाती है तो वह उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी को स्कैन कर लेती है और टेलीफोन नेटवर्क से दूसरी फैक्स मशीन तक भेज देती है, जहां उसके मूल स्वरूप में हासिल भी कर सकते हैं।
इंटरनेट और सूचना क्रांति के आने के बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजना अब संभव हो गया है। यहाँ तक मोबाइल फ़ोन पर भी आप फैक्स हासिल कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में हम कहें तो ये एक बहुत ही उपयोगी माध्यम भी माना गया है। उनके बाद है मोडेम। मोडेम के बारे में हम जानकारी देखें तो मोडेम डीमोड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। एनालॉग प्रारूप में इसे जो सिग्नल मिलता है उसे डीमोड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी ट्रांसमिशन मीडिया और कंप्यूटर जैसे डिजिटल मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार डिजिटल डेटा भेजने के लिए मोडेम का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल डेटा भेजने के लिए मोडेम का इस्तेमाल बहुत ही उपयोगी है। जब हम किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वहाँ भी यह अपना काम मोडेम ही करता है। यह डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में भी बदलकर तरंगों के रूप में भेजता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के प्रकरण का अध्ययन किया, जिसमें कई हमारे सूचनाओं को प्राप्त करने या तो भेजने के जो महत्वपूर्ण उपादान हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने विस्तृत जानकारी देखी है। इनकी समझौते के आधारित इनके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर एक एक मार्क्स के रूप में आप तैयार करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते। थैंक यू।